सुप्रभात बच्चों। हैप्पी दशहरा। आपने दशहरा मना लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। दशहरा जो है जिसे विजय पर्व के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि आज के दिन ही रावण का दहन किया गया था, यानी रावण का नाश हुआ था और असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। और जो आज भी यह संदेश देता है कि बुराई का एक न एक दिन अंत अवश्य होता है। और सबसे बड़ी बात कि अभिमान जो होता है वह मनुष्य के या किसी के भी सर्वनाश का कारण बन जाता है। रावण बहुत शक्तिशाली था, बहुत ही उसके अंदर खूबियाँ भी थी, अच्छाइयाँ भी थी, बहुत सारी, बहुत शक्तिशाली था। लेकिन उसकी एक बुराई ने उसका नाश कर दिया। वह बुराई क्या थी? वह बुराई थी अहंकार, घमंड। वह सोचता था कि मैं अमर हूँ और मुझे कोई भी मार नहीं सकता, कोई भी मेरा नाश नहीं कर सकता, और इस कारण वह बहुत सारे बुरे काम करने लगा था और इतना अधिक उसने पाप कर लिया कि एक दिन उसका नाश हो गया। तो ये बताता है यह त्यौहार, यह पर्व, कि मनुष्य को कभी भी किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए। वह चाहे बुद्धि के स्तर पर, शक्ति के स्तर पर, धन के स्तर पर, पद के स्तर पर कितना भी बड़ा इंसान हो, उसे अभिमान नहीं करना चाहिए। उसके अपने सहज मानवीय गुणों का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो ये दशहरा पर्व हमें यही संदेश देता है। तो बच्चों, आप लोग उपन्यास पढ़ रहे थे सारा आकाश, और उसमें उसका पूर्वार्ध का 10 अध्याय जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसमें आप लोग 9 अध्याय तक पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें हम फिर से 7वें अध्याय को दोहराना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वह आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया है। तो आज हम सारा आकाश के 7वें अध्याय पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो 7वें अध्याय का पहले सारांश हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगी। जब जब प्रभा के बारे में, प्रभा की बात समर याद करता, अपने आप दांत भींच जाते और हर बार विस्मय से दोहराता, जैसे मानो पहली बार यह सत्य उसके सामने प्रकट हो रहा है। वह बोला, कितना दर्प, दर्प मतलब अभिमान, कितना दर्प, खाना देते समय भाभी से बोर्ड के इम्तिहान का नाम क्या ले लिया, उसी पर ताना। खाना खाते समय भाभी से बोला, भाभी तुम मुझे पास होना देना चाहती हो या नहीं। समर का कहना ये था कि एक अलग कोठरी उसने अपनी पढ़ाई के लिए साफ की, उसमें भी कोई न कोई आ जाता है, तो वहाँ कोई कैसे पढ़ेगा। भाभी ने समर से प्रभा के बारे में शिकायत करना शुरू किया कि उस महारानी से तो किसी काम की उम्मीद नहीं है। अम्मा जी भी कोई ज़्यादा खुश नहीं है। प्रभा ने अपने मायके में कहा होगा कि रुपए के भूखे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। ये सारी बातें भाभी समर को कहती हैं, समर को भड़काने के लिए, कि वह अपने मायके में जाकर उसने यहाँ की, अपने ससुराल की, हम लोगों की बहुत बुराई की है।
इसीलिए अम्मा जी भी खुश नहीं है। ये बात भाभी जो है वह समर को बता रही हैं। भाभी की बातें सुनकर समर झुंझला गया और कहने लगा कि उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, बस उसे पढ़ने दिया जाए। भाभी ने समझाया कि वह ऐसी बात न करे। भाभी ने कहा, तो कैसी बात? ऐसी बात न करे का मतलब प्रभा के बारे में उल्टी सीधी बातें न करे। प्रभा के उसके कमरे में जाने पर, यानी समर के कमरे में प्रभा के जाने पर समर ऐतराज न करे, क्योंकि उसने प्रभा से शादी की है और उसके कमरे में ही प्रभा को रहना होगा। यही तरीका है कि पति के कमरे में ही पत्नी रहेगी। तो आपकी पढ़ाई में भले ही कितना व्यवधान हो रहा हो, लेकिन आपको इस पे ऐतराज नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि मैंने अपना कमरा तो साफ किया है पढ़ाई के लिए, और उसमें जो कोई भी आ जाता है या जो कोई से मतलब प्रभा की ओर है, क्योंकि समर प्रभा से नाराज है, इसलिए वह ये बात सुनाता है, यानी ताकि ये बात प्रभा तक पहुंच जाए कि वह उसके कमरे में न आए। या अंदर से तो चाहता है, भीतर से चाहता है कि प्रभा उसके कमरे में आए, लेकिन ऊपर से वह इस तरह का दिखाता है कि उसे प्रभा से कोई मतलब नहीं है। तो भाभी कहती है कि नहीं, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो समर कहता है, फिर कैसी बातें करनी चाहिए? हैं? मैं जब कहता था कि मुझे शादी नहीं करनी है, अभी विद्यार्थी हूँ मैं, और अभी इतनी शादी की जल्दी नहीं है, तब तो आप पीछे पड़ी थी, तब घर वाले पीछे पड़े थे और ज़बरदस्ती बिना मन की मेरी शादी करा दी गई, जबकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी शादी हो, लेकिन आपने शादी करा दी। और अब जो है दूसरी बात कह रही हैं, अब जो है मैं अपना कमरा भी शेयर करूं, अब मैं एकांत में रह भी ना पाऊं, तो फिर मेरी पढ़ाई का तो व्यवधान होगा ही। किताबें लेकर कॉलेज जाते हुए एक बात समर के मन में उठी कि सब लोग प्रभा को सुंदर बताते हैं, एक बार सूरत को अच्छी तरह देख ही लेनी चाहिए। लेकिन फिर मन में आया कि नहीं, मेरा रास्ता कुछ चलने का है, कुछ बनने का है। वह दिन भर खुश रहा। रात को प्रभा समर की कोठरी में नहीं सोई। समर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि समर में बहुत सारी दुविधाएं हैं। वह निर्णय नहीं कर पाता। वह जो है कभी प्रभा के प्रति आकर्षण महसूस करता है, वो कहता है कि सब उसे सुंदर बताते हैं कि वह बहुत सुंदर है, तो एक बार तो कम से कम उसे देख लूँ अच्छे से। लेकिन वह उसका जो अभिमान है, उसका जो ईगो है, वह झुकने के लिए तैयार नहीं है। और वह जो है कहता है नहीं, मैं उसके आगे उसके सामने झुकूंगा नहीं। वह इसको ईगो का प्रश्न बना लेता है। उसे लगता है कि प्रभा जानबूझकर उसको सता रही है और वो उससे बात नहीं करती है, उसके कमरे में नहीं आना चाहती है और उसकी पढ़ाई में व्यवधान कर रही है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। प्रभा को वह भी जो है उपेक्षित कर रहा है, प्रभा का ध्यान नहीं रख रहा है, प्रभा को समझने के लिए वह तैयार नहीं है। तो पूरे दिन बहुत खुश था, क्योंकि फिर रात को जो है प्रभा उसके कमरे में नहीं सोई। इसलिए नहीं सोई क्योंकि समर की बातें वह सुन चुकी थी और वह उसने स्पष्ट कहा था कि मैं बेहया नहीं हूँ कि मैं जबरन जाकर किसी के कमरे में जाकर सो जाऊँ, वह न चाहता है तो भी। इसलिए वो इनकार कर देती है कि वह जो है समर के कमरे में नहीं सोएगी और नहीं सोती है।
अगले दिन समर ने भाभी से कहा कि भाभी, अब तुम क्यों व्यर्थ में पीसती हो। समर ने कहा था कि प्रभा उसके कमरे में न सोए, न आए, लेकिन भीतर से तो उसकी इच्छा थी कि प्रभा जो है उसके कमरे में आए, उसके आगे झुके, उसे माफ़ी मांगे और उसका जो वैवाहिक जीवन है वह एक सिरे से शुरू हो सके। अंदर से तो उसकी यही चाहत है, लेकिन ऊपर से उसका ईगो उसे रोक रहा है। और जब प्रभा उसकी बात को सुनकर उसके कमरे में नहीं जाती है, तब फिर उसे समर को गुस्सा आता है और वह गुस्सा किसी दूसरे रूप में निकलता है। वह भाभी से कहता है कि तुम इस अवस्था में क्यों व्यर्थ इतना पिसती हो। पिसती का मतलब लगातार काम करना। जो प्रभा काम कोई नहीं कर रही है, क्योंकि वो भी नई दुल्हन है और उससे काम नहीं लिया जाता है, तो और भाभी जो है गर्भवती है और उसका प्रसव का दिन बहुत करीब है, इसलिए वो उसे काम करने में बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी वह सारा काम कर रही है। तो समर जो है कहता है कि भाभी, तुम क्यों पिसती हो, लगातार तुम जो है काम क्यों कर रही हो। यह समय तो आराम का है कि यह तुम्हारी अवस्था इस समय नहीं है कि तुम इस तरह से मेहनत करो। घर में और लोग भी तो हैं काम करने को। कहता है घर में और भी तो लोग हैं काम करने को। यहाँ और से तात्पर्य प्रभा से है, क्योंकि माँ अम्मा जो हैं वह काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं और बीमार रहती हैं, तो वो तो काम करेंगी नहीं। मुन्नी अपने गम में ही डूबी रहती है और वह भी काम करने की इच्छुक नहीं रहती है, वो भी काम नहीं करती है। तो ले दे के घर में कौन बचा। भाभी को अगर काम करने से मना किया जाएगा तो प्रभा ही बची। इसलिए कहता है कि और लोग भी तो हैं। और जब सब लोग खाने के लिए हैं तो काम कौन करेगा। काम कोई बाहर से आकर तो नहीं करेगा। ये बात वह कहता है और प्रभा इसको भी सुनती है। और फिर इसका परिणाम यह होता है कि दोनों समय का सारा काम अब प्रभा को करना पड़ता है। तो इसके बाद सारे घर का दोनों वक्त का खाना प्रभा को बनाने के लिए दे दिया गया। समर ने मुन्नी से कहा कि वह क्यों नहीं काम करवा लेती। मुन्नी से कहता है समर की उसे भी थोड़ा बहुत काम करवाना चाहिए, क्यों नहीं काम करवाती हो। अजब वातावरण था घर का। सभी भाभी के लड़का होने की बात करते। ये समाज का एक तत्कालीन समाज का एक सच यह भी था कि सभी लोग पुत्र की ही कामना करते थे, पुत्री कोई नहीं चाहता। तो यहाँ पर भाभी को पहला बच्चा होने वाला है और सभी घर के लोग लड़के होने की बात करते हैं। कोई ये नहीं सोचता है कि लड़की भी हो सकती है, सब लोग लड़के की ही बात करते हैं। लड़के की बात पर अम्मा बाबूजी खुश थे। अम्मा बाबूजी भी इस बात पर बड़े खुश थे कि लड़का ही होगा, लेकिन खर्चे के बारे में सोचकर सहम जाते। लेकिन ये भी डर था कि अगर लड़का हुआ तो फिर खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे तो प्रसव होने के बाद खर्चा बढ़ना ही है, लेकिन अगर लड़का होता है तो बहुत सारे खर्चे और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ देना पड़ता है और हिजड़े आते हैं, नाचते गाते हैं, उनको देना पड़ता है और बहुत सारी औपचारिकताओं में काफ़ी खर्च हो जाता है। तो और पैसा है नहीं, पैसा बहुत ही कम है। तो वे सोचकर अम्मा बाबूजी लड़के के बारे में सोचकर बहुत खुश तो होते हैं, लेकिन फिर डर भी जाते हैं कि बहुत सारा खर्चा भी होगा। आखिर भाभी की लड़की हो गई।
संयोग ये रहा कि भाभी को लड़की ही हुई। बाबूजी ने चैन की सांस ली। तब बाबूजी को, हालांकि उन्हें दुख था कि लड़का नहीं हुआ, लड़की हो गई, लेकिन उन्हें यह खुशी भी हुई, इसी बात से चैन भी मिला कि चलो भैया खर्चा तो बच गया, क्योंकि जो बहुत सारे खर्चे लड़का होने के कारण होते वह बच गया। प्रभा न जाने कब सुबह उठकर भाभी के लिए हरीरा बनाना शुरू कर देती। बच्चा होने के बाद से जो प्रसूता है, जिसको बच्चा हुआ है, उसको हरीरा दिया जाता है, जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और बहुत सारे मेवे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, हल्दी और दूध में पका के दिया जाता है उसको। उससे जो है उस प्रसूता को ताकत मिलती है, और प्रसव जनित उसके जो कष्ट हुए रहते हैं, जो उसके जख्म होते हैं, और जो उसकी शरीर का जो बेडौलपन जो होता है, वह सब ठीक हो जाता है। तो उसको पुराने रूप में लाने के लिए प्रसूता को उसकी अंदर की जो कमियां हो गई हैं, जो शरीर उसका जो है उसका रूप बदल चुका है, थोड़ी बेडौल हो गई है, उससे जो है इस हरीरा से सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, चूँकि उससे जो है उसका शरीर पुराने शेप में आ जाता है, इसलिए हरीरा का प्रयोग किया जाता है। वह पौष्टिक भी बहुत होता है, औषधि है, और उससे जो है प्रसूता को दूध भी अच्छा होता है, जिससे कि शिशु जो बच्चा होता है उसका पालन अच्छे ढंग से हो जाता है। तो हरीरा इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में हरीरा खिलाने का रिवाज है। तो सुबह उठकर उसमें बहुत मेहनत होती है, उस सारी जड़ी बूटियों को कूटना, पीसना और ताज़ा बनाकर रोज़ देना, ये बहुत मेहनत का काम है। उसको कूटने के बाद से सिलबट्टे पर पीस कर बनाया जाता है, और ये काफ़ी श्रम साध्य है, काफ़ी मेहनत का काम है, लेकिन ये काम भी जो है सुबह उठते ही बहुत सवेरे उठकर प्रभा करती है। खाना बनाती और चौका बर्तन का काम करती। सिर्फ खाना बनाना ही नहीं था, हरीरा बनाती, खाना बनाती, और फिर घर की सफाई, चौका बर्तन सब कुछ प्रभा को ही करना पड़ता था। लेकिन अनिच्छा या थकान नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन इसके बावजूद जो है वह जुटी रहती थी, कहीं भी उसके चेहरे पर थकान नहीं दिखती थी, और इतने सारे काम बढ़ गए थे, फिर भी जो है वह कभी भी उसने ये नहीं जताया कि नहीं अब मैं थक गई हूँ और अब मैं आगे नहीं काम कर पाऊँगी। वह सारा काम करती थी, और बिना अनिच्छा जताए पूरे लगन से बिना थके सारा काम करती थी। बाबूजी ने उसे एक दिन पर्दा न करे हुए देख लिया तो सुना दिया कि बहू पर्दा नहीं करती है। चूँकि प्रभा पढ़ी लिखी लड़की है और उसको पर्दे में विश्वास नहीं है, और घर में इतने काम होते हैं कि पर्दा अगर थोड़ा बहुत करती भी थी उसका होश नहीं रहता, पर्दा घूंघट हट जाता है, पर्दा सर से आंचल गिर जाता है, तो ऐसा हो जाता है कामकाज की व्यस्तता में। तो बाबूजी ने एक बार उसे इसी हालत में देख लिया कि उसने पर्दा नहीं किया हुआ है, तो जो है बहुत नाराज़ होते हैं। उनका मानना था कि बहू और बेटी में तो फ़र्क होना ही चाहिए, यानी बहू को पर्दा करना ही चाहिए। तो बहुत नाराज़ होते हैं और सुना देते हैं, बहुत सारी बातें सुना देते हैं। तो इस पर जो है समर ने उनको डांट दिया कि भाई मुझे क्यों आप कह रहे हैं, मुझसे क्यों कह रहे हैं। वो समर को अच्छा नहीं लगता है कि जो है उसको जो है बेमतलब परेशान किया जाए, क्योंकि समर इसलिए भी बाबूजी पर नाराज़ हो जाता है कि वह पर्दे में विश्वास नहीं करता। उसको जो है वह पर्दे के खिलाफ है, वो पढ़ा लिखा नवयुवक है, पढ़ लिख रहा है, और वह इस बात का बिल्कुल
पक्षधर नहीं है कि बहू को पर्दा करना चाहिए, लेकिन अपने घर में उसका बस नहीं चलता है। उसके आदर्शवादी विचार जो है उसका परिवार जो है सुनता नहीं है उसके बारे में, इसलिए वह कुछ कर नहीं सकता है। आखिर घर में समझौते का भाव आ गया। फिर धीरे धीरे जब देखा गया कि प्रभा कहने के बावजूद भी पर्दा नहीं कर रही है, समर भी उसको इस बारे में कुछ नहीं कहता है, तो धीरे धीरे बाबूजी और अम्मा ने इस बात को से समझौता कर लिया कि ठीक है, नहीं करती है पर्दा तो कोई बात नहीं है। बल ये ज़रूर कहा गया कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति आए तो पर्दा अवश्य करे। तो बाबूजी को यही चिंता थी कि कहीं किसी बाहर वाले के सामने भी ऐसे ही आ जाए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि उस समय के समाज में इसे अच्छा नहीं माना जाता था कि बहू पर्दा ना करे। नए प्राणी के आने से घर का खर्चा बढ़ गया था। घर में एक नन्हा बच्चा आया था और बच्चे के अपने खर्च होते हैं, तो एक खर्च और जुड़ गया था। परिवार में पहले से ही काफ़ी खर्चा था। घर वालों की इच्छा थी कि समर इंटर करके कहीं नौकरी पर लग जाए। क्योंकि घर का खर्च बढ़ गया था, इसलिए घर वाले चाहते थे कि अब समर भी इंटर की परीक्षा देने के बाद कोई न कोई काम शुरू करे। क्योंकि आखिर कब तक, उसके पिता कहते हैं कि धीरज कब तक पिसेगा। वह जो है कम सैलरी पर नौकरी करता है और एकमात्र वही कमाने वाला है। बाबूजी को पेंशन मिलता है और कोई घर में पैसा कमाने वाला है नहीं, और परिवार भी बड़ा है। भाई समर के बाद अमर है और अमर के बाद और एक भाई है कुंवर, और बड़े भैया है, तो चार तो यही हो गए लोग। और चारों खाने पीने वाले, यानी बहुत छोटे कोई नहीं है। ऊपर भाभी है, अम्मा है, प्रभा है, मुन्नी है, और अब एक नन्हा बच्चा भी घर में आ गया है, उसका भी खर्चा है। तो ये बहुत कठिन दौर है कि इतने सारे खाने वाले, इतने सारे लोगों का खर्चा और अकेले एक आदमी की कमाई। तो इसलिए वो लोग सब घर वालों की इच्छा है कि समर जो है अब देर न करे, अब वो जो है इन परीक्षा देते ही किसी काम पर लग जाए। घर की चिल्ल पाँव के बाद भी समर के काम निर्बाध रूप से चलते रहे। घर में बड़ा तनाव का माहौल रहता था। प्रभा को लेकर बकझक होती रहती थी। प्रभा इतने सारे काम करती रहती थी, इसके बावजूद भी अम्मा उसको उल्टा सीधा बोलती रहती थी। भाभी भी जली कटी सुनाती रहती थी। उनका जो प्रसव हो गया था, बच्चा था, तो बच्चे को लेकर ही पड़ी रहती थी, कोई काम नहीं करती थी। यहाँ तक कि अपना और बच्चे का काम भी नहीं करती थी। और प्रभा को दौड़ना पड़ता था, बहुत सारा काम करना पड़ता था। इसके बावजूद जो है तमाम बातें उसे सुननी पड़ती थी। तो ये चिल्ल पाँव मस्ती रहती थी, लेकिन समर जो है उसकी परवाह नहीं करता था। कहता था मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग जो चाहें करिए, वो अब मेरी पढ़ाई में व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो चिल्लपों के बाद जो है समर अपना काम करता रहता था। उसकी कोठरी साफ मिलती और प्रभा भी समर के का काम बहुत ही मनोयोग से करती थी। वह उसके कमरे को साफ कर देती, उसके लालटेन को चमका कर रखती, क्योंकि परिवार में दो ही लालटेन थे और एक समर के लिए ने अपने हिस्से में रखा हुआ था पढ़ने के लिए। तो उस को अच्छे से साफ करके रखती, उस लालटेन को, उसकी कमरे में चीज़ों को व्यवस्थित रखती, उसका बिस्तर लगा देती। उसका अगर घर में नहीं होता तो उसका खाना ढक कर उसके कमरे में रख देती, पानी रख देती। यानी बहुत ही मनोयोग से वह पति की सेवा में लगी रहती थी। समर इसको देखता था, लेकिन फिर भी उसके मन की शिकायत दूर नहीं होती थी। तो वो यही सोचता था कि मुझे इन सब फालतू बातों में दिमाग न लगाकर मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परीक्षा
बहुत नज़दीक है। वह प्रभा के बारे में ही ज़्यादा सोचता, लेकिन इन सब के बावजूद वह जो कुछ भी सोचता, अच्छा या बुरा, गुस्सा या प्रेम, जितनी भी भावनाएं थी, वह प्रभा के ही इर्द गिर्द भटकती रहती। वह प्रभा के बारे में ही सोचता रहता था। भाई साहब भी उससे कहते कि कभी कभार बहू के पास जाकर बैठ लिया करो। सब लोग, घर के लोग इस बात को समझ रहे थे कि जो है समर और प्रभा में बातचीत नहीं होती है। इसलिए भाई साहब भी कई बार उससे कह चुके थे कि कभी कभी बहू के पास बैठ लिया करो। पिता तो बहुत सारी बातें सुना चुके थे कि बहू, जैसे लगता है कि बहू कोई हवा है और तुम्हें खा जाएगी, कि जो तुम प्रभु के नाम से ही तुम बिदक जाते हो। लेकिन भाभी और अम्मा की कोई खास मंशा नहीं थी कि प्रभा और समर के बीच पति पत्नी जैसा कुछ बन पाए। ये लोग नहीं चाहती थी। मुन्नी चाहती थी, लेकिन और लोगों के चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि समर खुद ही जो है प्रभा से दूर रह रहा था और प्रभा भी उसे मनाने की कोशिश नहीं कर रही थी। तो बच्ची के नामकरण संस्कार हुआ, और इस नामकरण संस्कार के लिए जो पूजा पाठ हुआ, और उसमें एक पंडित जी ने एक मिट्टी के ढेले को गणेश जी मानकर उस पे कलावा बांध कर उन्होंने कहा था किसी सुरक्षित स्थान पर इसको रखने को, तो उसे रख दिया गया था आंगन में ही। तो मिट्टी के ढेले को गणेश जी के रूप में रखा गया था, और प्रभा जो है वहीं पर बहुत सारे जूठे बर्तन पड़े थे। प्रभा जब मांजने लगी तो उसको पता नहीं था कि ये मिट्टी के ढेले को जो गणेश मान कर रखा गया है, क्योंकि पूजा तो भाभी वगैरह अपने बच्ची के साथ कर रही थी, और प्रभा जो है काम में, घर के काम में जुटी हुई थी, इसलिए वह नहीं देख पाई कि वास्तव में वो एक मिट्टी को गणेश जी मानकर और उस पे कलावा बांध कर रखा गया है, और वह उस मिट्टी के ढेले को बर्तन मांजते हुए उसे मिट्टी की ज़रूरत पड़ी, तो उसने देखा कि वहीं पर ऊपर मिट्टी का एक ढेला रखा है, उसने मिट्टी के ढेले से बर्तन मांज लिए। ये उसे करते हुए किसी ने नहीं देखा कि उसे उतारते हुए मिट्टी के ढेले को, और जब वो बर्तन मांज रही थी तब जाकर उसे अम्मा ने देखा, और फिर वे बहुत चिल्लाने लगी कि उनको लगा कि प्रभा ने जानबूझकर गणेश जी का अपमान किया है और गणेश जी से बर्तन मांज लिए। इससे पूरे घर में बवाल खड़ा हो गया। प्रभा चुपचाप अपराधी की तरह खड़ी थी। वो बार बार कहती थी अगर मुझे पता होता तो मैं कतई जो है ऐसा नहीं करती। मैं भले ही पूजा पाठ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं किसी देवी देवता का अपमान नहीं कर सकती, और चूँकि बच्ची के नामकरण के लिए ये सब हुआ है तो मैं कतई ये जानबूझकर नहीं कर सकती थी। लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता है। अम्मा चिल्लाती हैं और भाभी तो अलग ही बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। वो कहती हैं कि मेरी बच्ची को अगर कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं। यानी उनका मतलब ये था कि बच्ची से जलन के कारण प्रभा ने ऐसा किया है, जबकि इतने मनयोग से प्रभा उनकी सेवा कर रही थी, बच्ची को भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस पर झूठ मूठ का ये आरोप लगाया जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। प्रभा को बहुत दुख होता है, वो चुपचाप खड़ी रहती है आंगन में, और बहुत ही बुरा भला उसे कहा जाता है। उसके माँ बाप को भी खरी खोटी सुनाई जाती है। आप जानते हैं कि यह परंपरा है कि अगर बहू कोई गलती करती है तो ससुराल वाले उसके माँ बाप तक पहुँच जाते हैं कि माँ बाप ने क्या सिखाया है, यही संस्कार दिए हैं, ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया है। जहाँ भी कुछ गलत हुआ कि लड़की के या बहू के माँ बाप को कोसा जाया जाने लगता है। प्रभा चुपचाप खड़ी थी और रो रही थी। आंसू उसके आंखों में तो वैसे तो
वो रोने में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मन ही मन वो रो रही थी कि ये क्या हो गया और किस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। लेकिन अम्मा जी तो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दी। अम्मा जी की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। समर जब घर में आया और उसने ये सारी चीज़ें देखी कि अम्मा जी रो रही हैं, प्रभा सर झुकाए चुपचाप खड़ी है। जब उसे बताया गया कि प्रभा ने जानबूझकर मिट्टी के गणेश जी से बर्तन मांज लिए हैं, तो घर में इतना ज़्यादा शोरगुल था कि समर को बहुत गुस्सा आया और उसने समर ने जाकर प्रभा को एक चाटा मार दिया। सब एकदम सन्न रह गए। यह अप्रत्याशित था। समर ने अब तक प्रभा से बातचीत तक नहीं की थी और उस पर हाथ उठा दिया, क्योंकि किसी भी बहू पर, लड़की पर हाथ उठाना तो किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं माना जा सकता है, जायज़ नहीं माना जा सकता है। और इस तरह से उसने इतने तेज उसको थप्पड़ मारा है कि वो गिरते गिरते बची। तो बहुत उसे मार दिया। बाद में समर इसके लिए बहुत पछताता है, क्योंकि वह जो है जो जिस संस्था से जुड़ा था और उसमें स्त्री को सम्मान करने की बात की जाती थी, स्त्री को शक्ति माना जाता था, उसको पर हाथ उठाना कतई अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन जोश में आकर समर ने प्रभा पर हाथ उठा दिया और बाद में उसे इसका इतना पछतावा हुआ कि वो अपने कमरे में जाकर पेट के बल अपने बिस्तर पर गिर के और फूट फूट कर रोता रहा कि क्या यही उसका आदर्शवाद है। यही आदर्शवाद है कि पत्नी पर हाथ उठाया जाए, अगर उसे गलती हो भी गई है तो हाथ उठाया जाए। फिर सोचता है कि वो जानबूझकर गलती करती है, जानबूझकर वो क्यों करती है इस तरह की गलतियाँ। एक तरफ से अपने आप को जस्टिफाई भी करता जाता है, और लेकिन इस बात को नहीं भूल पाता है कि उसने प्रभा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उस पर हाथ उठाया। इतना अधिक वह दुखी होता है कि वह रोने लगता है। तो 7वें अध्याय में ये सारी घटनाएं हैं कि जो है, जो समर जो है प्रभा पर अंततः हाथ उठा देता है। दरअसल वो उससे इतना नाराज है, उसको जाने क्यों ये भ्रम हो गया है कि प्रभा जो है पढ़ी लिखी होने के नाते किसी की कोई बात नहीं सुनती है, वो अपनी मनमानी करना चाहती है। और इस बात का एहसास जो है, जो समर को गुस्से से भर देता है। उसको लगता है कि ऐसा भी क्या घमंड। और सबसे बड़ी बात है कि लड़की होकर उसको इतना घमंड, पत्नी होकर उसको इतना घमंड, घर की बहू होकर उसको इतना घमंड। उसको ये लगता है कि अम्मा जी सही कह रही हैं, भाभी सही कह रही हैं कि प्रभा को अपनी पढ़ाई का अभिमान है, इसीलिए वह उल्टे सीधे काम करती रहती है। तो समर गुस्से में आकर न केवल प्रभा को बुरा भला कहता है, बल्कि उस पर हाथ भी छोड़ देता है, जो किसी भी दृष्टि से अच्छी बात नहीं थी। और इस बात का, क्योंकि संवेदनशील भी है, उसका जो गुस्सा है वह सिर्फ दिखावा है, और वह जानता है कि यह गलत बात है, उसने जो कुछ किया है वह गलत है, और इसीलिए उसे पछतावा होता है। वह गुस्से में सब कुछ कर देता है, लेकिन बाद में वो सोचता है जब, तो उसे बहुत दुख होता है कि उसने ये गलत काम किया है। तो इस अध्याय में आप देखते हैं कि एक तरफ पर्दे के खिलाफ समर खड़ा है, तो वहाँ उस बीच वो नहीं बोलता है, और लेकिन दूसरी घटना में ये जानते हुए भी कि प्रभा निर्दोष है, ये जानते हुए भी कि मिट्टी के ढेले में गणेश जी कैसे हो सकते हैं, ये तो अंधविश्वास है और ये घर वालों की मूर्खता है कि जो है एक मिट्टी के ढेले को गणेश जी मान रहे हैं। और उस मिट्टी से प्रभा ने अगर बर्तन मांज भी लिए तो ऐसा कोई उसने अपराध नहीं किया। तो मुझे लगता है कि बच्चों, इस अध्याय को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे।
अगली क्लास में। ठीक है।